हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डेली करंट आर्टिकल से। देखते हैं आज कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट क्राफ्ट मैप ऑफ मणिपुर। जो क्राफ्ट मैप है मणिपुर का वो बनाया गया था 2018-19 में। बेसिकली एक फील्ड सर्वे किया गया था जिसमें जो क्राफ्ट मैप है मणिपुर का उसको बनाया गया था। ये पहला ऐसा मैप है जो बेसिकली क्या काम करता है, ये इक्वल एंड कंसंट्रेटेड अटेंशन देता है किसको, क्राफ्ट को। जो स्टेट की मणिपुर की क्राफ्ट है दैट इज़ आर्ट फॉर्म्स हैं उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। जितने भी एरियाज़ हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं, ताकि उनमें कोई भी इंडिजीनियस आर्ट एंड क्राफ्ट लुप्त ना हो जाए, वो गायब ना हो जाए। बिकॉज आज के टाइम में क्या हो रहा है, अब जो चीज़ें हमारे ट्रेडिशनल एंसेस्टर्स यूज़ करते थे या वो प्रैक्टिस करते थे, अब हम वो आर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से दे आर गेटिंग एक्सटेंट। तो इसीलिए उनको प्रिजर्व करने के लिए हमने मणिपुर का आर्ट मैप बनाया था, जो बेसिकली काम करता है कि यहाँ पर जो मणिपुर है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि इक्वल कंसंट्रेटिव एफर्ट बनाई जाए वो हो सके। सो दिस इज़ बेसिकली द क्राफ्ट मैप ऑफ मणिपुर। दीज आर द रीजन्स ऑफ मणिपुर। अब हाइलाइट्स देखते हैं। जो क्राफ्ट मैप है मणिपुर का वो बेसिकली 1 साल पहले बनाया गया था। डिटेल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि जो वहाँ का एक मेजर आर्ट एंड क्राफ्ट है दैट इज़ कोसम इबोमचा सिंह, इन्होंने पद्मश्री अवार्ड को जीता है। ही हैज़ रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड, किस लिए, फॉर डॉल मेकिंग क्राफ्ट। इसके अलावा जो लोरम्बन बिनो देवी हैं उन्होंने भी ऑनर हासिल किया है फॉर प्रिजर्विंग लीबा। ये एक बेसिकली टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म है जो कि पिछले 5 साल से पुरानी है, 5 डिकेड से पुरानी है। तो बेसिकली इन्होंने अपनी अपनी स्टेट से, अपने अपने एरिया से इनाम जीते हैं। दे हैव वन वेरियस अवार्ड्स। दिस इज़ वाई क्राफ्ट ऑफ मणिपुर इज़ द टॉपिक इन न्यूज़। अब देखते हैं कि आर्ट फॉर्म्स कैसे मैप हो रही है मीटैक में। जो मिशन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है फॉर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन, उनमें काफ़ी सारे सेवरल आर्ट फॉर्म्स हैं एंड ये एसोसिएशन में काम करते हैं किसके, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिज़ाइन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से आर्ट क्राफ्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। दीज आर लोंगपी विलेज इन उत्कल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। इनको जाना जाता है बेसिकली फॉर अर्दन वेयर के लिए, जो कि तंगुल कम्युनिटी बनाती है। बेसिकली यहाँ पर पोटर्स व्हील यूज़ करके ये अर्थवेयर बनाते हैं। जीआई टैग मणिपुरी हाफ साड़ी, जिनको मोरंग फी भी बोलते हैं, ये भी मोरंग विलेज के नाम से लिया गया है। नेक्स्ट इज थंगजम लाइकी, ये इम्फाल डिस्ट्रिक्ट से है, जहाँ पर नेम ड्राइव किया है थंग मीनिंग नाइफ। तो दीज आर द 3 मेजर इंपॉर्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट फोकस्ड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। अब मीटैक का ऑब्जेक्टिव क्या देखते हैं। मीटैक का यही ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो भी इश्यूज़ हैं रॉ मटेरियल को, जो क्राफ्ट्समैन है उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलता, अवेलेबिलिटी कम है, तो बेसिकली मीटैक उनको एड्रेस करती है, इस प्रॉब्लम को, उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराती है। अब देखते हैं इश्यूज़ क्या है रॉ मटेरियल में। तो जो बेसिकली आर्टिस्ट होते हैं उनको आयरन नहीं मिलता एंड देयर बाय वो क्या यूज़ करते हैं आयरन की जगह, दे आर यूजिंग वायरल कोल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। और ये जो वायर्स होते हैं ये ऑलरेडी रिमोल्डेड होती हैं, चिसल्ड होती हैं, जो बेसिकली किचन नाइव्स या फार्म टूल्स के बनाने के काम आती हैं। सिमिलरली जो सेनापति डिस्ट्रिक्ट के आर्ट्स एंड क्राफ्ट है उनको रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम मेटल वेस्ट यूज़ करना पड़ता है एंड वो कैसे यूज़ करते हैं, थ्रू वेट सैंड कास्टिंग टेक्निक। फिर इसी से, इस टेक्निक को यूज़ करके ही वो यूटेंसिल्स या फिर कोई भी कुकिंग वेयर, कुकिंग ऑब्जेक्ट्स, कुकिंग ऑर्नामेंट्स को बनाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर उनको इशू आ रहा है। डायरेक्टली कोई भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं आ रहा, उनको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके ही रॉ मटेरियल मिल रहा है। नेक्स्ट इज़ अबाउट चाइना पाकिस्तान एग्रीमेंट। तो ये दोबारा लाइमलाइट में आ गया है, सी पैक कॉरिडोर, हम इसमें ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या इशू आ रहा है या क्या नई इम्प्रूवमेंट आई है। तो यहाँ पर हुआ है कि पाकिस्तान ने एक नया एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ, ताकि इसका सेकेंड फेज ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो सके। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट की कोस्ट है दैट इज $60 बिलियन। तो देखते हैं कि सीपेक है क्या। सीपेक एक ऐसा कॉरिडोर है जो पाकिस्तान के गवादर से एंड चाइना के जिंगजियांग जो प्रोविंस है वहाँ से ये लिंक है। एंड यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो मानता है कि जो पीओके है वो उनका एरिया है, क्योंकि इंडिया के पीओके से भी सीपैक कॉरिडोर जा रहा है, जिसकी वजह से
इंडिया को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज इट्स आर टेरिटरी। तो ऐसे चाइना पाकिस्तान कैसे अपना कॉरिडोर बना सकते हैं। बेसिकली चाइना ने कॉरिडोर इसलिए बनाया है ताकि ईजी ट्रांजिट हो सके वेस्ट एशिया से। अफगानिस्तान से कोई गुड्स आ रहा है, कोई डेवलपमेंट आ रही है, कोई भी कैरियर है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो ईजिली एक्सेसिबल हो सके, इसलिए उन्होंने ये वाला कॉरिडोर बनाया है। तो अब देखते हैं इस ओकेजन पे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट को तारीफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि इससे दोनों ही रीजन के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चाइना में गए थे, 4 दिनों की उनकी विजिट थी, जहाँ पर बीजिंग 20 ओलंपिक्स थे, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, उन्होंने वहाँ पर इसको वर्चुअली भी हेल्ड किया था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रही थी कि कैसे चाइना का जो सीपैक कॉरिडोर है उसको एक्सटेंड किया जाए और दूसरी कंट्रीज़ में लेकर जाया जाए और इसका जो बेनिफिट है वो भी ड्राइव किया जाए। अब फ्रेमवर्क देखते हैं, फ्रेमवर्क ऑन इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। इसी दिन एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, जिसका मेन एम था कि एफडीआई को अट्रैक्ट करना है, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा प्रोजेक्ट इतना वर्दी होगा तभी लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने की बात किया जा रहा है, इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हो रही है। यहाँ पर बात किया जा रहा है प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स की भी, कि हमें यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी इंडल्ज करना है, ताकि जो कॉरिडोर है इससे सभी जो भी एरिया लिंक्ड है उनको फ़ायदा हो सके। अब देखते हैं कि क्या सीपैक ऑपरेशनल है, क्या सीपैक काम कर रहा है, क्या अभी यहाँ से ट्रांजिट ऑफ गुड, पैसेज ऑफ गुड्स हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अभी पार्टली चल रहा है 2016 से, क्योंकि जब चाइना कार्गो ट्रांसपोर्ट किया गया था ग्वादर पोर्ट में तब ये मैरीटाइम शिपमेंट हुआ था अफ्रीका से, तो यहीं से किया गया था एंड वेस्ट एशिया में भी। तो इसका लेकिन कुछ पार्ट बाद में 2017 में स्टार्ट किया गया था। तो अभी अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें, जो प्रोग्रेस है सीपैक की वो अभी रुकी गई है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वर्कर्स के पेंडेमिक की वजह से, एंड कुछ प्रोटेस्ट भी थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान में। इस वजह से यहाँ पर इशू आ रहा था और सीपैक को भी रोक दिया गया है, जो भी वहाँ पर कम्युनिकेशन चल रहा था या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। अब इंडिया के अगेंस्ट सीपैक है ऑब्वियसली, क्योंकि ये पीओके से क्रॉस कर रहा है, इसलिए इंडिया को मेजर कंसर्न है। नेक्स्ट इज़ अबाउट असम लेपर्ड सेंसस। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लेपर्ड सेंसस के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट दिया है, और उन्होंने एक लेपर्ड को रेस्क्यू भी किया है फ्रॉम शिशुग्राम रेड क्रॉस सोसाइटी से नियर आईआईटी गुवाहाटी। तो जो लेपर्ड है इसको सेफ हैबिटेट में लाया जाएगा ऑब्जर्वेशन के बाद। जो नेशनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी जो डिवीज़न है उन्होंने लेपर्ड काउंटिंग सेंसस भी शुरू कर दिया है अपने डिविजनल जुरिस्डिक्शन में। तो जो लेपर्ड काउंटिंग सेंसस होता है ये पहली बार नॉर्थ कामरूप फॉरेस्ट डिवीजन में हुआ था, जिन्होंने ही शुरू किया था असम फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में लेपर्ड को काउंट करना। एंड इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा डेंसिटी है लेपर्ड की इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ है इसका दैट वाज स्टार्टेड इन 31 जनवरी 2022। एंड बेसिकली हम किस मेथड से काउंट करेंगे लेपर्ड को? हम लेपर्ड को काउंट कर रहे हैं थ्रू कैमरा ट्रैपलिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर मेथड में, कैमरा ट्रैपलिंग मेथड में हम 50 कैमराज इंस्टॉल करेंगे जो हमारा सिला रिजर्व फॉरेस्ट है, एंड उसमें फिर मॉनिटर करेंगे कि कितने लेपर्ड्स आ रहे हैं। उसके बेसिकली हम उसी तरह से काउंट करेंगे हमारे लेपर्ड्स। अब स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स रिपोर्ट देखते हैं। जुलाई 21 में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग उनकी जो रिपोर्ट थी स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स, कोप्रेडेटर्स एंड मेगा हर्बिवोर्स 2018, तो उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि लेपर्ड काउंट हमारी कंट्री में 63% इंक्रीज हो गया है पिछले 4 सालों में, दैट इज़ 2014 to 18। 2018 में 12,852 लेपर्ड्स थे, वाइल देयर वाज 7,910 इन 2014। और जो लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा पूरी कंट्री में, इंडिया में सबसे ज़्यादा लेपर्ड किस पर्टिकुलर स्टेट में है? दे आर इन मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमपी में सबसे ज़्यादा लेपर्ड है, क्योंकि यूपीएससी कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यू शुड नो कि एमपी होल्ड्स द लार्जेस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन। अब लेपर्ड के बारे में देखते हैं। जो लेपर्ड है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ पैंथेरा पार्डुस, एंड ये शेड्यूल 1 में आता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड इसको अपेंडिक्स 1 में भी डाला गया है साइट्स की। अगर हम IUCN लिस्ट की बात करें तो इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। अभी तक 9 सब स्पीसीज़ को ही हमने रिकॉग्नाइज किया है लेपर्ड के, जो कि एशिया एंड अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ध्यान रखना है कि लेपर्ड पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इट इज़ ओनली फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। ऑलराइट,
अब एक्रीडिटेशन स्टेटस देखते हैं। CATS जो इंडिया है वहाँ पर 14 टाइगर रिजर्व्स है जिनको एक्रीडिटेशन मिला है ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टेटस। ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि टाइगर को एक तरह से मैप करती है, उनके स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं कि कहाँ कहाँ पर मेजर टाइगर रिजर्व्स हैं। एंड कुछ सिलेक्टेड को ही हम टाइगर स्टैंडर्ड ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड स्टेटस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया में यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व्स का नाम दिया गया है जिनको स्टेटस मिला हुआ है। दीज आर मानस, काजीरंगा, औरंग, दीज आर इन असम। एंड ये ध्यान रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व या कौन सा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के स्टेट में है, तो यू शुड नो, स्पेशली जो न्यूज़ में है। तो मानस, काजीरंगा, औरंग ये है असम में, सतपुरा, कान्हा, पन्ना MP में, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में, सुंदरबंस बंगाल, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला, बंदीपुर इन कर्नाटका, मधुमलाई एंड अनामलाई आर इन तमिलनाडु। अब देखते हैं अबाउट CATS। जो CATS है वो ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 2013 में। ये एक तरह से एक्रीडेशन टूल है जो कि ग्लोबल कोलिशन ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया था। तो टाइगर रेंज कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? टाइगर रेंज कंट्री वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर मेजर टाइगर पॉपुलेशन है और वो टाइगर के कंजर्वेशन को लेकर सीरियस है एंड दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट देयर टाइगर पॉपुलेशन। तो उनका एक कोलिशन है। ये बेसिकली टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट ने ही इसको बनाया गया था। जो CATS है, जो स्टेटस हम अलाउ करते हैं, वो टाइगर साइट्स को अलाउ करते हैं ताकि अगर उनके मैनेजमेंट में कोई इशू आ रहा है हम उसको एड्रेस कर सकें, ताकि हमारा जो मेन एम है टाइगर कंजर्वेशन का वो पूरा हो सके। तो बेसिकली हमारा मेन कंसर्न है टाइगर कंजर्वेशन। तो इसलिए हमारी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, इवन इंडिया में भी जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया है ताकि जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको कंजर्व किया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट त्रिपुरा थर्ड बॉर्डर हाट। तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के, उन्होंने थर्ड बॉर्डर हाट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश को शुरू किया है एंड ये कोलमपुर कुरमा घाट बॉर्डर हाट पर चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो बॉर्डर हाट है ये अभी चल रहा है धलाई डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर हम क्यों चलाते हैं बॉर्डर हाट? ताकि जो ट्रेड रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ में वो इम्प्रूव हो सके, इनमें जो कल्चरल एंड इमोशनल टाइज़ हैं वो भी यहाँ पर स्ट्रेंथन हो सके। क्योंकि जो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल टाइज़ हैं इंडिया एंड बांग्लादेश में वो स्टार्ट हुई थी जब जो बांग्लादेश के फाउंडिंग लीडर थे दैट वाज शेख मजूमदार रहमान, उनके अंडर ये स्टार्ट किया गया था। अब त्रिपुरा क्यों? त्रिपुरा के सिग्निफिकेंस देखते हैं। क्योंकि त्रिपुरा एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया बांग्लादेश के फ्रेंडशिप में, क्योंकि यही ऐसी स्टेट है जो बांग्लादेश की एक तरह से सेंटर है उनके लिबरेशन वॉर की। क्योंकि जो त्रिपुरा है, अगर आपने मैप देखा होगा, उसने जो बांग्लादेश है वो उसको 3 साइड से सराउंड करता है। सो दिस इज़ त्रिपुरा। तो जो बांग्लादेश है वो 3 साइड से त्रिपुरा को सराउंड करता है, जिसकी वजह से जो त्रिपुरा है मेजर सेंटर है यहाँ पर। क्योंकि जो त्रिपुरा है, जब 1971 में लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान और प्रेजेंट बांग्लादेश की, तब उन्होंने 15 लाख ईस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी को शेल्टर किया था, ट्रेनिंग कैंप्स में रखा था, रेफ्यूजी कैंप्स में रखा था एंड शेल्टर फॉर लिबरेशन वॉरियर्स भी, मुक्ति योद्धास भी का भी उनका ध्यान रखा गया। तो यहाँ पर लिबरेशन वॉरियर्स भी थे। तो एक तरह से ये मेजर अट्रैक्शन है, मेजर सेंटर है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। अब थर्ड बॉर्डर हाट के बारे में देखते हैं। ये बेसिकली कमलपुर में स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ स्प्रेड एट 75 स्क्वायर मीटर्स। यहाँ पर 100 वेंडर्स होंगे एक साइड पर ताकि उनका अकोमोडेशन हो सके, वो अपना सामान यहाँ पर सेल कर सके। अब ऑपरेशनल बॉर्डर हार्ट्स देखते हैं। जो 2 ऑपरेशनल बॉर्डर हार्ट्स हैं वो पहले ही चल रहे हैं। दीज आर एट कमला सागर इन सिपिजा डिस्ट्रिक्ट, एट श्रीनगर इन, दूसरा है एट श्रीनगर इन साउथ त्रिपुरा। तो यहाँ पर 2 बॉर्डर हार्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं एंड एक अभी हमने कमलपुर में लॉन्च किया है। तो इसलिए हम टाइमली लॉन्च करते रहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स, ताकि हमारे जो ट्रेडिशनल रिलेशंस है वो स्ट्रेंथन रहे और अगर बाई चांस फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े तो वो कंट्री झिझके नहीं हमारे साथ हेल्प करने में, सपोर्ट करने में। अब देखते हैं कि कंट्रीज़ ने कब लोकेशन को डिसाइड किया बॉर्डर हाट में। जो इंडिया एंड बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ है उन्होंने नई 3 एडिशनल बॉर्डर हाट्स को भी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है, वो भी त्रिपुरा बांग्लादेश फ्रंटियर्स पर ही हैं। कौन कौन से लोकेशंस है? दीज आर फार्मुरा, जगरामपुर एंड भामोतिया। सो दीज आर द 3 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर हम बात कर रहे हैं नए बॉर्डर हाट इस्टेब्लिश करने की। अब बॉर्डर हाट्स होते क्या हैं? बॉर्डर हाट्स एक यूनिक मोड होते हैं जहाँ पर आप ट्रेडिंग पोस्ट पर ड्यूटी फ्री सामान बेच सकते हो।
यहाँ पर लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लाया जाता है, और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो विद इन 5 किलोमीटर में रहते हैं उस बॉर्डर हाट के। यहाँ पर शेड्यूल दिया जाता है कि किस पर्टिकुलर डेज में ही हम सामान को सेल एंड परचेज करेंगे। बेसिकली एम ये भी है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका वेलबींग का ध्यान रखा जाए, जो भी कॉमन लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं। एंड ये प्लेस सिर्फ एक तरह से मार्केट ही नहीं है लोकल्स के लिए एंड टूरिस्ट के लिए, बट ये एक तरह से रीयूनियन स्पॉट भी है, ताकि जो फैमिलीज़ हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास रहती हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर काफ़ी पंजाबी फैमिलीज़ रहती हैं, तो एक तरह से अगर हम बॉर्डर हार्ट्स लेकर आते हैं तो रीयूनियन भी होता है, हमारी जो कल्चरल टाइज़ है, हमारी जो बाउंडिंग है वो भी हमें याद आती है, हमारी मेमोरीज रिफ़्रेश होती है, हमें अपना कल्चरल इमोशनल पास्ट याद आता है। तो इस तरीके से पूरा जो वर्ड है वो इंटरकनेक्टेड है। सिमिलरली हमें कोशिश करनी चाहिए नए नए तरीके अपनाने की, ताकि जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के साथ असिमिलेट हो सके, ना कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आए। सो नेक्स्ट इज अबाउट द नीदरलैंड न्यू HIV वेरिएंट। तो जो रिसर्च है नीदरलैंड के, उन्होंने एक नया HIV वेरिएंट को ट्रैक किया है जिसका नाम है VB वेरिएंट। ये जो वेरिएंट है ये बेसिकली 3.5 टाइम्स टू 5.5 टाइम्स तक हाईएस्ट जो इसका इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। जो रिकवरी है इम्यून सिस्टम की VB वेरिएंट से वो सेम जो HIV के पहले वेरिएंट से सेम है, लेकिन जो ये वेरिएंट है ये मर्ज हुआ था 1980 या 1990 में नीदरलैंड्स में, लेकिन ये 2010 में डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो जो वायरसेस हैं वो बेसिकली मोर वायरुलेंट होते हैं। जो डेल्टा वायरट है कोविड-19 का वो भी इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है, क्योंकि उसमें म्यूटेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी नया म्यूटेशन हो रहा है तो उसकी टेस्टिंग करना शुरू कर दें। सिमिलरली HIV के केस में भी यही सेम वैलिड है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वायरस इवॉल्व कर रहा है तो मे बी वो कम इन्फेक्शस होगा, लेकिन नहीं, वो ज़्यादा इन्फेक्शस भी हो सकता है। इसलिए हमें कोई भी वायरस को आराम से हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब वायरल नेचर देखते हैं न्यू वायरेंट की। जो VB है ये 500 ज़्यादा इसकी म्यूटेशंस हैं एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता रहता है। एंड इसका जो नया वेरिएंट है ज़रूरी नहीं है कि बहुत मुश्किल है कोई भी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ में फाइंड करना, लेकिन जो HIV है वो इम्यून सेल्स को किल करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एंड उसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी में CD4 T सेल्स होते हैं उसमें डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, एंड यही CD4 सेल्स हमारे जो HIV है उसका टारगेट होता है, क्योंकि इसी से हमारा इम्यून सिस्टम भी बना है। और जो पेशेंट्स VB वेरिएंट से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें भी जो CD4 डिक्लाइन है वो 2 गुना ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है एड्स की वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो रही है एंड बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है। लोगों को पता नहीं है दे आर इन्फेक्शस विद एड्स। तो इसलिए अपना आप चेकअप कराइए। अगर आपका कोई कनेक्शन होता है, कोई भी बॉडीली फ्लूइड से कनेक्शन हो रहा है, कोई भी ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, सो यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड टाइमली टेस्ट होने चाहिए। तो CD4 T सेल्स के बारे में देखते हैं। इनको हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यही बॉडी में रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। एंड ये जो सेल्स ऐसे होते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन का रिस्पॉन्स न्यूट्रलाइज नहीं करते। जो बीहाइव प्रोजेक्ट है, ये वेरिएंट जो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था बीहाइव प्रोजेक्ट में ही आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है ये HIV सैंपल को मॉनिटर करता है जो भी युगांडा एंड यूरोप से लिए गए थे। अभी अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, जो VB वेरिएंट है वो कम लेस वेरिएंट हो गया है युगांडा में, लेकिन US में बढ़ता जा रहा है। युगांडा में तो कम हो गया, लेकिन US में इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है, स्प्रेड है, कंटेजियस है, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए यहाँ पर इसका जो रीज़न है क्यों हो रहा है वो अभी तक अननोन है, लेकिन जो इसका कंटेजियसनेस है ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस है। इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड कंट्रीज़ को अपना ध्यान भी रखना चाहिए। तो अगर हम नीदरलैंड की लोकेशन की बात करें, सो दिस इज़ योर नीदरलैंड, दिस इज़ इन यूरोप। उसके ऊपर है नॉर्थ सी, बेल्जियम, जर्मनी। सो दिस इज़ द लोकेशन, यू शुड नो। हियर यू कैन ऑल्सो सी। Alright, so this is all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section. And also आप हमें info@officerbeta.com पर भी कोई डाउट अपना मेंशन करके बता सकते हो. So thank you very much and all the best.